सो हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो जेटेड पे रहेगा। हम जेटेड के सीडीपी सब्जेक्ट को आज टारगेट करेंगे और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे मॉक टेस्ट हैं सीडीपी सब्जेक्ट के, तो हम आज उन्हीं में से एक देने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रचनावादी या निर्माणवादी परिवेश के अनुरूप नहीं होगी। तो यह नेगेटिव सवाल है, तो हमें नेगेटिव चीज़ खोजना होगा। छात्रों, तो पहला ऑप्शन है छात्रों को जटिल सार्थक समस्या आधारित गतिविधियों में संलग्न होने के लिए लगातार अवसर दिया जाए। तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि रचनावादी सिद्धांत यही कहता है कि उन्हें खुद से करके सीखने देना और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या आधारित एक्टिविटीज़ देना। दूसरा ऑप्शन है छात्र सहयोगी रूप से काम करते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ कार्य उन्मुख संवाद में शामिल होने के लिए समर्थन देना। ये भी जहाँ तक आप सब देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव है। शिक्षक उन प्रमुख विषयों के संबंध में छात्रों के विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं जो छात्रों उनके वर्तमान ज्ञान के विस्तार पर पुनर्निर्माण में सहायता करता है। शिक्षक सीमित आकलन रणनीतियों को नियोजित करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय उत्पादों पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। दूसरा आगे ये एक नैतिक व्यक्ति होने के लिए रोहन हमेशा दूसरों की स्वीकृति लेता है। रोहन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। हाँ, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, मेंटेनिंग द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रोहन दूसरे से अनुमति ले रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए। A teacher should evaluate student performance on the basis of which type of question? तो यहाँ आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से साइड की ओर विकास यानी दिल से शुरू होता है और ये हमारे हाथों उंगलियों तक पहुंचता है। तो इसमें हमें देखना होगा कि ये कौन सा है। जब कोई बच्चा रेंगना या अपने हाथों का उपयोग करके खड़ा होना शुरू करने से पहले अपनी बाहों की मदद से बैठना सीखता है, संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं। इसमें तो ये नहीं होगा, बच्चे अपनी भुजाओं की सहायता से बैठने से पहले रेंगना और अपने हाथों की सहायता से खड़ा होना सीखते हैं। खड़ा होना शुरू करने से पहला आंसर होगा इसका। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा स्वयं से बात करता है। वाइगोस्की का तो सभी को पता ही होगा, उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था कि कैसे समाज और कल्चर हमारी विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पूछ रहा है भाई स्वयं से बात करना। वाइगोस्की, children use to guide their actions. Children use speech to attract the attention. Doctorative। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बच्चों खुद से बात करके अपने कामों को वो डायरेक्शन देते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए निजी वाक्य का उपयोग करते हैं। पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द पद है। पठन अक्षमता, पठन यानी पढ़ने में दिक्कत होगी तो डिस्ग्राफिया तो होता है लिखने के लिए, कैलकुलिया होता है मैथ के लिए, और डिसलेक्सिया होता है पढ़ने के लिए, और डिस्प्रेक्सिया मैं बता दूं काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये मोटर स्किल्स से संबंधित होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने
नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें पकड़ नहीं पाते या उनकी हाथें काँपने लगती हैं, तो ये उससे होता है। तो हमारा आंसर यहाँ वन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस बात पर जोर देता है कि विकास शीर्षभूमुख रूप से आगे बढ़ता है? शीर्षभूमुख यानी सेफलोकोडल। हाँ, प्रारंभिक शिशुअवस्था के दौरान रेंगते समय शिशु का सर उसके शरीर के आनुपातिक रूप से बड़ा होता है। वह पहले बाहों का और फिर पैरों का उपयोग करेंगे। उपयुक्त दोनों। इसको प्रारंभ में शिशु अपने शरीर को मोड़कर वस्तुओं तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ों तक पहुंचने के लिए अपनी बाहों का, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर 1 होगा। विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समाधान से संबंधित है। कल्पना, तर्क और कल्पना कैसे करते हैं? दिमाग से। तर्क यानी कि रीजनिंग कैसे करते हैं? दिमाग से। समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो हम क्या इमोशनली सॉल्व करते हैं या समाज से जाकर पूछते हैं कि ये सॉल्व कर दो? नहीं ना, हम इसमें संज्ञान का उपयोग करते हैं यानी कॉग्निटिव। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, भाषाई उन्हें परिवेश देना चाहिए, भाषा, पाठ्य पुस्तक, छात्र मूल्यांकन। तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे एकदम बच्चे होते हैं, उन्हें हमें ऐसा परिवेश देना चाहिए जहाँ वो भाषा से परिपूर्ण हो। आपने आंगनबाड़ी में भी देखा हो कि उनकी दीवारें क ख ग यानी रंगीन हर चीज़ों से भरी होती है, जहाँ भाषा ही भाषा होती है। तो इसलिए हमें उन्हें ऐसा परिवेश देना चाहिए जहाँ भाषा की बहुलता हो। इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? मतलब बाहरी मोटिवेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? चलिए देखते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा से प्रत्येक स्थिति में बचना चाहिए क्योंकि यह छात्र की नहीं, प्रत्येक स्थिति में तो नहीं बचना चाहिए। बाह्य अभिप्रेरणा श्रेणी और प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। कुछ गतिविधियों में संलग्न होने के लिए छात्रों को शुरू में प्रोत्साहित करने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा आवश्यक हो सकती है। कक्षा में आंतरिक प्रेरणा की तुलना में बाह्य प्रेरणा अधिक वांछनीय है क्योंकि शिक्षकों का नियंत्रण अधिक होता है। इसका आंसर देखिए 3 होगा, क्योंकि बाह्य प्रेरणा सभी को पता है कि अब बार बार उन्हें इनाम देंगे तो बच्चा एक टाइम के बाद जाके बोर हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा, बाहरी मोटिवेशन हमें कभी कभी ही देना चाहिए, ना कि हमेशा, ताकि बच्चा खुद से भी मोटिवेट होता रहे। कौन सा सत्य है? तो 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? हिंदी में आप देख लें रोक के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन? मास्टरी गोल में यह होता है कि बच्चे स्किल को मास्टर करने पर जोर देते हैं। इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि मुझे कितना मार्क्स लाना है या क्या करना है या मुझे दूसरों के सामने अच्छा दिखना है। इनका ये मकसद होता ही नहीं है। वो बस अपने स्किल को, अपने कौशल को मास्टर करना चाहते हैं, उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये बात कौन सा ऑप्शन कहता है। फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट ऑफ फेयर। अपमान के डर से असफलता या सज़ा से बचने पर ध्यान देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो मास्टरी गोल वाले होते हैं उन्हें सज़ा उजा का डर नहीं होता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना है। मैंने जैसा कि कहा, वो दिखावा करने पर यकीन नहीं करते हैं। उन्हें दूसरों के तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती। किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान देना, ये हो सकता है हमारी सबसे अच्छा विकल्प, क्योंकि वो किसी कौशल को मास्टर, महारत हासिल करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। और चौथा तो यूँ ही नहीं हो कि वो बाहरी पुरस्कार के लिए कुछ करते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम में अध्यापकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण टीचिंग लर्निंग, कक्षा में टीचिंग लर्निंग के लिए अध्यापक द्वारा
TLM, बीएड के कई अभ्यर्थी इससे तो परिचित होंगे कि TLM क्या होता है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है ये पूछा जा रहा है। तो अधिगम में अधिक अर्थपूर्ण बनाती है, अध्यापक के कार्य में सहयोग प्रदान करती है, विद्यार्थियों को एकाग्रचित होने में सहायक करती है, विद्यार्थियों के इंद्रियों को क्रियाशील बनाती है। उपयोग, अधिगम का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षण सामग्री, देखिए ये थोड़ा है ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है। सपोर्ट, यहाँ आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, और बेशक चारों ऑप्शन सही है, लेकिन बिकॉज यहाँ हमें सबसे क्या उसे कहेंगे, सबसे सही ऑप्शन टिक करना है। तो ये हम मेरे हिसाब से 4 होगा, क्योंकि 4 TLM बच्चे के सेंसेस जो होते हैं, ज्ञानेंद्रिय, उनको एक्टिवेट करता है। बच्चे ध्यान दे के देखने लगते हैं। एक शिक्षक कक्षा के छात्रों द्वारा किए कार्यों को एकत्र करता है और फिर उन कार्यों को छात्रों में वितरित करता है ताकि प्रत्येक छात्र को अपने एक साथी द्वारा किए गए कार्य का आकलन करने का मौका मिले। वह शिक्षक को प्रोत्साहित कर रहा है। A teacher collects the work of class and then distribute that work among the students so that each student, अच्छा ये असेसमेंट से पूछ रहा है, तो कौन सा असेसमेंट है आप ही बताइए, कौन सा आकलन या असेसमेंट है जिसमें बच्चे खुद से ही अपने दोस्तों की आकलन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एज, क्योंकि 4 तो फॉर्मेटिव होता है और F ये ऑफ जो होता है समेटिव होता है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाना चाहिए, और एट जैसा कुछ होता ही नहीं है। A teacher want to develop the gross motor skill of student. Which of these activities would not be appropriate for developing gross motor activities? हिंदी में इसका बता देता हूँ। एक जो शिक्षक है वह बच्चे के ग्रोस मोटर स्किल्स, ग्रोस यानी सूक्ष्म, नहीं ग्रोस यानी जो बड़े बड़े कामों के लिए होता है वो विकसित करना चाहता है। तो इनमें से कौन सी गतिविधि होगी वो ग्रोस मोटर को डेवलप करने के लिए सही नहीं होगी। तो ग्रोस मोटर में क्या बॉल थ्रोइंग, बॉल को फेंकने से, स्ट्रेचिंग, क्लाइंबिंग या न्यूज़पेपर क्रंच। सही नहीं होगी। स्ट्रेचिंग सही हो सकती है, बॉल फेंकना, पत्र स्क्रंचिंग, ये क्या होता है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। स्ट्रेचिंग, ये हो सकता है कि स्ट्रेचिंग करने से जोड़े खुलते हैं या कुछ। आरोहण, क्लाइंबिंग, ये मुझे जहाँ तक लगता है ये सही नहीं होगा। क्लाइंबिंग भी हो सकता है, बॉल ट्रंक स्ट्रेचिंग ये भी होगा, न्यूज़पेपर क्रंच। चौथा मारिए, क्योंकि ये तीनों तो सही लग रहे हैं ग्रोस मोटर के लिए। पूरे हाथ से पकड़ेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे तो पूरा घुटने या सर, ये क्या बोलते हैं, हाथ खुलेगा। क्लाइंबिंग में भी ग्रोस मोटर का ही सहारा होता है। तो ये तीनों जहाँ तक मुझे सही लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे तो 3 तो सही हो जाएंगे, चौथा गलत होगा, तो चौथा आंसर होना चाहिए। नो रिजेक्शन एंड सेग्रीगेशन इज द मोटो ऑफ, कोई अस्वीकृति और अलगाव नहीं किस शिक्षा का आदर्श है। तो ये आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, जहाँ हमें किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी धर्म का हो या चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग? Learning is a relatively permanent change in behavior. Learning always involves some kind of experience. Learning is a process and different from performance. तो यहाँ तीनों आप देख सकते हैं सही है, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक परमानेंट, कुछ भी सीखेंगे तो आप में एक परमानेंट बदलाव आ जाएगा। पहला तो सही हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कि
कुछ सीखने के दौरान हम कुछ ज़रूर नई चीज़ अनुभव करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं तो स्वाभाविक सी बात है तीसरा भी सही होगी। ऑल ऑफ द एबव यहाँ मारेंगे। हैज़ टू कंपोनेंट्स विच आर नॉलेज अबाउट कॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ, इसमें अब देखना है टू कंपोनेंट विच आर नॉलेज अबाउट कॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन। दो घटक हैं, संज्ञान और संज्ञान के नियमन के बारे में ज्ञान। तो यहाँ हम हिंदी वाले में देख सकते हैं कितना अच्छा समझ आ रहा है, तो इसका आंसर अधिसंज्ञान होगा। वैसे तो मेटाकॉग्निशन होता है, सिंपल भाषा में कहें तो अपने ही विचारों के बारे में विचार करना। अब आप जो सोच रहे हैं उस पर ही विचार करना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और कहा जाता है कि मेटाकॉग्निशन सबसे बेस्ट स्टेज होती है सोचने की। आ डिसएडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक क्या नुकसान होता है। ईजी टू प्रिपेयर होता है, परमिट एग्जाम, ये तो कोई नुकसान नहीं हुआ। परमिट एग्जामिनिंग टू राइट डाउन कॉम्प्रिहेंसिवली, इट एम्फसाइज। देखिए नेगेटिव चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। विथ रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ नेगेटिव सवाल पूछा जा रहा है, तो हड़बड़ाएंगे नहीं आप सभी, यहाँ नेगेटिव चीज़ ही खोजनी है हमें। तो पहला तो पॉजिटिव हो जाएगा, हर कोई सीख सकता है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं, हर किसी को शिक्षा का अधिकार, ये भी पॉजिटिव है। प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है। और तीसरा है भ्रामक दृष्टिकोण और व्यवहार स्वीकार्य है। देखिए ये सही है, ये आपको एक सेकंड के लिए लग सकता है कि सही है, ये मतलब ये आंसर होगा, लेकिन ध्यान रखिए समावेशी शिक्षा ये बात खुद कबूल करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, अनोखा होता है, अपने में अनोखा होता है। और हमने एक लॉ भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, जिसके व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ ये सही नहीं होगा, यहाँ ये सही होगा कि भ्रामक दृष्टिकोण और व्यवहार स्वीकार्य नहीं होते हैं इसमें। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी जो वाली कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से किसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। विविध आवश्यकता वाले, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर। डाइवर्स नीड मतलब जहाँ अलग अलग ज़रूरतें होती हैं स्टूडेंट्स की, तो टीचर को कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ये तो होना ही चाहिए। पर्सपेक्टिव ऑन इंफॉर्मेशन, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर और प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। वैसे इसका आंसर तो ये हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। कभी भी किसी विद्यार्थियों को हम स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि तू तो काला है, तू तो बेवकूफ़ है। हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो कितना ही क्या बोलते हैं उसे, उसके सीखने की क्षमता कम हो या वो कितना ही तेज़ क्यों ना हो, हमें सबको बराबर ध्यान देना होगा। इसीलिए टीचर के रूप में हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना होगा किसी। चलिए ये ख़त्म होता है, हम भी अपना टेस्ट यस करके ख़त्म करते हैं, देखते हैं कितने सही होते हैं। एक दो गलत हो सकते हैं, दो गलत हो गए, चलिए देखते हैं कौन सा गलत हुआ। रोहन, ये गलत क्यों हुआ। गुड इंटरपर्सनल, अच्छा चलिए मुझे भी कुछ सीखने को मिला। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। चरण 3, अच्छे पारस्परिक संबंध, अक्सर अच्छा लड़का, अच्छा गुड बॉय और गुड गर्ल वाला सिद्धांत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा। और 12 क्यों हुआ सेक्शन में। ओहो हो,
देख लीजिए, यही होता है ध्यान ना देने का कारण। कोई ना, टेस्ट देने का ही यही मकसद होता है कि हम रोज़ कुछ नया सीखें और रोज़ अपने में बेहतरी लाएं। याद है ना, मास्टरी ओरिएंटेड, जहाँ बच्चा रिजल्ट की चिंता नहीं करता बल्कि खुद को बेहतर बनाने में चिंता करता है। तो चलिए सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ ज़रूर। तब तक हम कुछ नया सीखे होंगे इससे। हाँ, इससे हमें ये सीख मिली कि हमें कोहलबर्ग वाले अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है, बाय बाय।